हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में कितनी मैप एंट्रीज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये वीडियो पर्टिकुलरली इस साल को फोकस करते हुए बनाया गया है, वो बोर्ड एग्जाम्स जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैप से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको कोई प्लेस दी हुई हो और वो प्लेस आपको मैप में मार्क करने के लिए पूछा जाए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैप में ऑलरेडी लेटर्स से लिखा हुआ होता है ए, और आपको उस ए नाम की प्लेस के बारे में एक हिंट दिया हुआ हो सकता है कि ये ए वो प्लेस थी जहां पर महात्मा गांधी ने इंडिगो वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्लेस चंपारण थी जो बिहार में है, और फिर आपको वो मार्क करना पड़ेगा। वैसे ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, मोर कॉमन वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आपकी बुक में जितने भी ऐसी मैप एंट्रीज है वो सब इस वीडियो में आपको बताई गई है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को गौर से आप देख लीजिए, ज़रूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर उसके बाद उनको बार बार देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ लिस्ट ऑफ मैप्स। आपकी हिस्ट्री की बुक में कहाँ कौन कौन से मैप कौन कौन से पेज नंबर पर दिए हुए हैं। तो टोटल मिलाकर इतने मैप्स आपको बुक में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो मैप है मैच्योर हड़प्पन साइट्स का, चैप्टर फर्स्ट में। इसमें हड़प्पा के मैच्योर वाले पीरियड में जितनी भी साइट्स थी उन सब का नाम और उनको मैप में दिया गया है। फिर उसके बाद में है महाजनपदास एंड सिटीज़। सेकेंड चैप्टर में सारे महाजनपदा जो बड़े सिटीज़ थे, टाउन्स थे, उनकी लिस्ट। फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स जो उस पीरियड के अंदर थे। और फिर इसके बाद में है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स जो आपको चैप्टर नंबर 4 में दी गई है। फिर उसके बाद में विजयनगर एम्पायर से जुड़ी साइट्स। फिर टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, जब इंडिया पे मुगल्स का रूल अपने पीक पर था तो कौन कौन सी टेरिटरीज को वो कंट्रोल करते थे। फिर उसके बाद में टेरिटरीज एंड सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, 1857 के रिवोल्ट के दौरान इंडिया की वो सिटीज़, वो टाउन्स जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, उनकी एक लिस्ट है। और फिर है फाइनली पेज दी पे रिवोल्ट ऑफ 1857 के मेजर सेंटर्स। और फिर महात्मा गांधी वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो ये सारे मैप की एंट्रीज है जो आपको बुक में दी गई है। इन सबको एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। मैंने इसी ऑर्डर में इनको प्लेस किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैप ऑफ इंडिया बता रहा हूँ। इसमें सारे स्टेट्स जो अभी लेटेस्ट लिखे हुए हैं ना, वो सब यहाँ पे मार्क्ड है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स को ये तक मालूम नहीं होता कि तेलंगाना कहाँ पे है या सपोज बंगाल कहाँ पर है। तो ऐसे में ये पहले मैप समझना जरूरी है। इसमें कुछ टाउन्स है जो आपको ज़रूरी याद रखने पड़ेंगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है, स्टेट है उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा टाउन्स बिलोंग करते हैं इन सब मैप्स के। तो एक तो आपको उत्तर प्रदेश की लोकेशन ध्यान में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जस्ट आगे ये स्टेट है बिहार, और बिहार से नीचे की ओर है झारखंड। पहले बिहार और झारखंड मिलकर एक सिंगल स्टेट हुआ करता था बिहार। तो यहाँ पर भी बहुत सारी मैप एंट्रीज होती हैं, वो देखनी होंगी। और बिहार झारखंड के जस्ट नेक्स्ट लगते हुए होता है वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। और झारखंड और वेस्ट बंगाल के नीचे की ओर है उड़ीसा। तो यहाँ पे भी कुछ साइट्स रहेंगी जो हमें मार्क करनी होंगी। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे की ओर यहाँ पर है स्टेट मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे की ओर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नेक्स्ट है ये स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद यहाँ पर केरला, और यह है तमिलनाडु। तो जब हम साउथ के कुछ टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये प्लेसेस काम में आएंगी। तो आपको याद रखना है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट जो अभी कुछ वक्त पहले निकल के अलग स्टेट बना था वो है तेलंगाना। तो ये मेजर प्लेसेस है जो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान सिंपल है, हमें मालूम होता है। गुजरात हमें मालूम होता है। और राजस्थान से जस्ट ऊपर यहाँ पर है हरियाणा। उत्तर प्रदेश के बगल में हरियाणा, और फिर वहाँ से हरियाणा से ऊपर है पंजाब। तो अगर आपको इतने स्टेट्स भी पता है इंडिया के तो आपका काम चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनसे आपको कोई मैप एंट्री नहीं है, तो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप ये जो स्टेट्स हैं इनकी लोकेशन को ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप इसको एक बार देख लेना। फिर उसके बाद में डायरेक्टली हम लोग आते हैं अपने पहले मैप की ओर। आपको ये जो पहला मैप दिया हुआ है बुक के अंदर, ये है मैच्योर हड़प्पन साइट्स को लेकर। अब मैच्योर हड़प्पा की ये वाली साइट्स है
जो आपको बुक में मैप में दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल मैप नहीं है, तो ऐसे में ये जो साइट्स हैं उनकी लोकेशन बताई गई है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है इस मैप में कि ये कौन से साइट कौन से स्टेट में पड़ रही है। तो इसको छोड़कर हम लोग डायरेक्टली ये वाला मैप देखेंगे। इस मैप के अंदर आपको सारी चीज़ पॉलिटिकल मैप में बताई गई है, तो यहाँ से ही आपको स्टडी करना है। आप ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, जो पहला मैप है वो है मैच्योर हड़प्पन साइट्स का। तो मैच्योर हड़प्पा की ये साइट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट देखनी है, जिनमें से 4 साइट्स है जो है पाकिस्तान के अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर इंडस रिवर बहा करती थी और उस इंडस रिवर के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेजर टाउन्स थे वो मेजर टाउन सारे इस लोकेशन के अंदर है, और ये जगह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई। तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है वो आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर फॉल करते हैं। कुछ इंडिया की तरफ भी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जाने माने, पॉपुलर है वो सब पाकिस्तान में फॉल करते हैं, जिनमें से सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पे पूरी सिविलाइजेशन का नाम भी है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हड़प्पा, और फिर हड़प्पा से हम आगे की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मोहेंजोदाड़ो, वो भी पाकिस्तान में पड़ती है। और फिर उसके बाद में 3 छोटी छोटी सी साइट्स है, 2 बड़ी साइट्स हैं यहाँ पर, एक तो है हड़प्पा और एक है मोहेंजोदाड़ो। उनके अलावा 3 छोटे टाउन्स भी है, जिनमें से एक है कोट दिजी, एक है चान्हूदारो और एक है बालाकोट। अब चान्हूदारो का भी बुक में आपके मेंशन किया हुआ है चैप्टर में कि यहाँ पर हमें एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर मिला था। चान्हूदारो एक ऐसा छोटा सा टाउन था जो पूरी तरीके से डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन था। तो ये वो जगह है चान्हूदारो, छोटा सा टाउन जहाँ पर केवल कारखाने मिले, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। तो ये चान्हूदारो भी पाकिस्तान में है। मोहेंजोदारो से थोड़ी सी दूरी पर कोट दिजी और कोस्टल इलाके में है बालाकोट। अब ध्यान रखना, हमेशा 2 टाउन्स के नाम साथ में आते हैं, नागेश्वर और बालाकोट, क्योंकि ये दोनों कोस्टल टाउन थे और यहाँ पर हमें शेल का काफ़ी यूज़ मिला था। तो यहाँ पर जो शेल यूज़ होता था, शेल हमेशा कोस्टल इलाकों में मिलेगा। तो यहाँ पर एक बालाकोट और एक नागेश्वर। नागेश्वर इंडिया की गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की साइट्स हो गई हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, कोट दिजी, चान्हूदारो और बालाकोट, जिसमें से हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चान्हूदारो और फिर बालाकोट। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की साइट्स। अब बात करते हैं इंडिया की साइट्स। तो देखिए, इंडिया की जितनी भी साइट्स है ना, वो सब केवल इसी एरिया के अंदर है। इसकी एक वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन साइट्स भी कहते हैं, ये केवल इसी इलाके तक पॉपुलराइज थी, यहां तक ही बसी थी, इससे आगे पॉपुलेशन नहीं थी। आप इधर देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र का ये इलाका, यहाँ पर कोई भी हड़प्पा से जुड़ा हुआ टाउन नहीं है। ये पूरा मैप खाली है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए सारे टाउन्स केवल इस हिस्से में ही हैं। अब इस हिस्से में भी सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में एक ही टाउन है जो हड़प्पन साइट है और उसका नाम है कालीबंगान, जो यहाँ पर है। राजस्थान में यहाँ टॉप पर एकदम ऊपर की ओर आपको मार्क करना है कालीबंगान। और कालीबंगान से यानी राजस्थान से जस्ट पास में यहाँ पर है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर 2 मेजर टाउन्स है जो हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करते हैं। एक का नाम है बनावली और एक का नाम है राखीगढ़ी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हरियाणा में हो गए 2, बनावली और राखीगढ़ी। राजस्थान में हो गया 1, कालीबंगान। इसके अलावा सारे के सारे जो 3 मेजर है ना, ये आपको मिलेंगे गुजरात के अंदर। तो आप देखो, ये मैप कुछ इस प्रकार से है। एक हिस्सा तो है गुजरात का, जिसमें 3 मेजर साइट्स है, धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर। नागेश्वर कोस्टल टाउन है। धोलावीरा, आपको याद हो तो धोलावीरा वो जगह है जहां पर हमें एक एंशियंट वाटर रिजर्वोयर मिला था, तो वो धोलावीरा नहीं, लोथल। तो लोथल यहां पे है और ये हो गया आपका धोलावीरा। तो ये 2 प्लेसेस आपको और याद रखनी पड़ेंगी गुजरात वाले पीरियड से। तो नागेश्वर, बीचों बीच में लोथल और ऊपर की ओर है धोलावीरा। ये हो गई 3 साइट्स। राजस्थान के अंदर कालीबंगान, हरियाणा के अंदर बनावली और राखीगढ़ी, और बाकी सब पाकिस्तान वाली हड़प्पा, मोहेंजोदाड़ो, कोट दिजी, चान्हूदारो और बालाकोट। ये सारी हो गई मैच्योर हड़प्पन साइट्स। तो इसका मैप ये है। इसकी यहाँ पर लिस्ट भी दी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि कौन सी साइट कौन से स्टेट में पड़ रही है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं।
फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट मैप की ओर, जो कि है महाजनपदास एंड सिटीज। कौन कौन से महाजनपदास थे? महा का मतलब बिग, जना का मतलब लोग, पीपल, और पदास का मतलब जहां पर उनके पैर पड़ते हों, तो जहां पर बहुत सारे लोग रहते हों उस जगह को कहते हैं महाजनपदा। वैसे एक टर्म है जनपदा जो टाउन्स है, महाजनपदा जो बड़े टाउन्स है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करते थे, उन्हें महाजनपदास कहा जाता है। तो इस वाले पीरियड में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था, तो फिर उसके बाद में पॉपुलेशन इधर की ओर शिफ्ट हो गई थी। इस दौरान यहाँ पर महाजनपदास बने, जिसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। अब एक चीज़ सबसे पहले आप नोटिस करो कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स हमें यहाँ मिल रही थी, लेकिन आपको मालूम हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्यू टू सम रीज़न डिक्लाइन हो गया, वो खत्म हो गई। उसके बाद में वो लोग कहाँ गए? मोस्ट प्रोबेबली वो पॉपुलेशन शिफ्ट होके इधर की ओर आ गई। तो अब उस हड़प्पन साइट्स के बाद में ये वाली साइट्स है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करेंगी, और ये इलाका था उत्तर प्रदेश का और बिहार का। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के पीछे भी एक रीज़न है कि पॉपुलेशन इधर की ओर क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर बहती थी गंगा नदी, उसका पूरा ड्रेनेज बेसिन था, तो इस इलाके में वाटर अवेलेबल था, इस इलाके में एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था। तो अब जितने भी महाजनपदास और जितने भी बड़े सिटीज़ थे ना, वो सब आपको इसी इलाके में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के और बिहार के। तो अब देखिए ये कौन कौन सी जगह है जो यहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें उत्तर प्रदेश, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में एक उत्तर प्रदेश है। वाई? बिकॉज उत्तर प्रदेश में बहुत फर्टाइल सॉइल मिलती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, वो ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के टाउन्स यहाँ पर है। अब कौन कौन से टाउन्स है? सबसे ऊपर की ओर है पांचाल, फिर उसके बाद में है कुरु जो हरियाणा की ओर है, इधर है कोसला और वाराणसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाउन्स है। वाराणसी तो एक ऐसा शहर है जिसको बनारस भी कहते हैं, ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। तो एक तो हो गया वाराणसी, फिर एक हो गया कोसला, और फिर एक हो गया पांचाल। हरियाणा की तरफ एक है जिसका नाम है कुरु। ओके, तो कुरु तो इधर आ गया हरियाणा की, और यहां पर हरियाणा में, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पांचाल, कौसला और वाराणसी, ये हो गए उत्तर प्रदेश के। फिर उसके बाद में आ जाएंगे हम लोग बिहार में। तो अब देखिए बिहार की और दो बड़े स्टेट्स है, दो बड़े महाजनपदास हैं, जिसमें से एक है मगध और एक है राजगीर, ये एक ही लाइन में है। इसके अलावा तीसरा एक और है जो कि है वज्जी। ओके, तो वैसे करके बिहार में आपको 3 प्लेसेस मिलेंगी जो यहां पर आपको दी हुई है, वज्जी, मगध और राजगीर। याद आपको कैसे रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जनपदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल, जहां से मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत मानी जाती है, वो था मगध, जो यहां पर है ऊपर। ठीक मगध से थोड़ी सी नीचे की ओर है राजगीर, जिसे आपकी बुक में राजगहा भी कहा गया है, और इनके साथ में एक ट्रायंगल फॉर्म करता हुआ है वज्जी। तो आप ये याद रखना, बिहार में एक ट्रायंगल फॉर्म होता है मगध, राजगीर और वज्जी का, तो ये 3 हो गए। उसके अलावा बाकी सारे के सारे उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें से ये जो एक कुरु है, बेसिकली हम इसको उत्तर प्रदेश का मानते हैं, बिकॉज ये कुरु जहां पर था वो लोकेशन हरियाणा उत्तर प्रदेश की सी लोकेशन है, ये वाली। उस जमाने में तो इस प्रकार अलग से स्टेट बनते हुए नहीं थे, तो कुरु स्टेट जो था महाजनपदा, वो कुछ यहां फॉल करता था, तो बेसिकली हम इसको यहां बॉर्डर पर लेते हैं, बाकी इसको उत्तर प्रदेश में भी कहा जा सकता है। तो ये हो गए आपके ऊपर वाले महाजनपदा। उसके अलावा मध्य प्रदेश वाले एरिया में 2 हैं, एक तो है अवंती और एक है उज्जैन। उज्जैन आप जानते हैं महाकाल की नगरी, शिव जी के लिए बड़ा फेमस है ये प्लेस। ये प्लेस उज्जैन यहाँ पर है, इंदौर से कुछ दूरी पर जो है ये उज्जैन, और इसी उज्जैन के ठीक ऊपर थोड़ा सा ये जो जगह पड़ती है ना, इस जगह के अंदर आपको मार्क करना है अवंती। तो ये वाली प्लेसेस हो गई मध्य प्रदेश की, अवंती और उज्जैन। तो आप ये याद रखेंगे कि इधर मध्य प्रदेश के इस वाले ऊपर, इस जगह के ऊपर ये जो एक कट पड़ता है, यहाँ पर अवंती, तकरीबन बीच में साइड में उज्जैन, और बाकी सब उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार के अंदर ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था मगध, राजगीर और वज्जी का, ये सारी प्लेसेस हो गई। इसके अलावा 2 प्लेसेस ऐसी हैं जो महाजनपदास थे लेकिन वो इंडिया में अभी नहीं है। उनमें से एक तो था तक्षशिला, जो एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत फेमस हुआ था, तक्षशिला, और कुछ दूरी पर है गांधार। अब ये जो तक्षशिला है ये आज की तारीख में पाकिस्तान में पड़ता है, और ये जो गांधार जगह है ये एक्चुअली पाक और अफगान की
तकरीबन दोनों एरियाज को मिलाकर है। तो गांधार तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर पड़ता है, तक्षशिला पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर है, और बाकी सारे के सारे महाजनपदास ये रहे। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? आपको याद करने के लिए क्या करना है कि इस मैप को देखते रहो। एक बार में याद करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके रख लो जरूरत पड़े तो, और आप इस मैप को बार बार देखो। जितनी बार इसे देखोगे ना, ये प्लेसेस आपके माइंड में फिट होती चली जाएंगी। एक साथ याद मत करो, रोज क्या आप एक रूटीन बना लो कि रोज सुबह 10-15 मिनट के लिए आपको सारे मैप पर नजर डालनी है। अगर आप हफ्ते 10 दिन तक रोज मैप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी प्लेसेस। महाजनपदास के बाद में नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। मौर्यन डायनेस्टी का पीरियड था जो अपने पीक पर पहुंचा अशोका के दौर में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही वंशज थे। अब ये जो अशोका थे, इन्होंने पूरे इंडिया में कई जगह पर अपनी इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख बनवाए थे, वो हमें आज की तारीख में मिलता है। तो ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ कहाँ मिलती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस मैप में दो जगह है, एक तो हमें पिलर इंस्क्रिप्शंस है जो हमें एक पिलर यानी खंबे पर मिली थी, और कई ऐसे सिटीज और टाउन्स भी है अशोका के पीरियड के, वो भी इसमें मार्क करें। जो स्टार से मार्क किए गए हैं वो सिटीज और टाउन्स है, जैसे एक ये यहाँ पर है, या फिर ये कन्नौज है, और जो राउंड में मार्क है वो पिलर इंस्क्रिप्शंस है, जैसे कि सांची। तो ये चीज हम देखेंगे। अब ये चीज जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त इंडिया में कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था। यानी ये जो डायनेस्टीज इंडिया में उस वक्त रूल कर रही थी, वो डायनेस्टीज इंडिया के किन भागों में बसी हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ठीक इंडिया के बीचों बीच में, जहां पर आज मध्य प्रदेश है, यहां पर वाकाटकास का रूल हुआ करता था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटर में मध्य प्रदेश में वाकाटकास, वाकाटकास से नीचे आज जहां पर महाराष्ट्र है वहां पर सतावाहनास का रूल था, और गुजरात में था शाकास का। तो ये तीन डायनेस्टी तो यहां पर हो गई, आपको याद रखनी पड़ेंगी। गुजरात में शाकास, मध्य प्रदेश में वाकाटकास, और महाराष्ट्र वाले इलाके में सतावाहनास, ये तीन। और अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है उत्तर प्रदेश, यहां पर था गुप्तास का रूल। गुप्तास की जो डायनेस्टी है वो यहां पर रूल किया करती थी। तो उत्तर प्रदेश में गुप्तास का, मध्य प्रदेश में वाकाटकास, फिर सतावाहनास और फिर शाकास। इसके अलावा एक और डायनेस्टी थी कुशानास की। ये जो कुशानास थे ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की ओर रूल कर रहे थे। तो ये कुशानास तो आ गए नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो अब ये इलाका तो वैसे भी इंडिया का ज्यादातर पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर है, तो ये कुशानास थोड़ा इंडिया से बाहर की ओर हो गए। कुशान डायनेस्टी, ये कुशान डायनेस्टी, ये वाकाटकास, ये गुप्तास, ये शाकास और ये सतावाहनास। इसके अलावा साउथ में भी कुछ डायनेस्टीज थी जो आपको याद रखना पड़ेगा, और इनका नाम हमेशा आपको साथ में मिलेगा, चोलास, चेरास, पांड्यास। कैसे? चोलास तमिलनाडु में, फिर वहां से इधर चेरास और इधर पांड्यास। इनका नाम हमेशा आपको साथ में मिलेगा, चोलास, चेरास, पांड्यास, और इनका क्रम भी ऐसा ही है। चोलास का नाम पहले आता है तो ये सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में चेरास, और फिर उसके बाद में नीचे की ओर पांड्यास। तो चोलास, चेरास, पांड्यास, ये हो गए डायनेस्टीज यहां पर। अब बात करते हैं उस वक्त की प्लेसेस की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उस पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करती थी, ये कन्नौज। कन्नौज यहां पर स्टेबल है। फिर इसके अलावा एक चीज थी मथुरा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, मथुरा जो बहुत पुरानी नगरी है, उस वक्त भी यहाँ पर हमें एक इम्पोर्टेंट टाउन देखने को मिलता है, तो मथुरा। और मथुरा से ऊपर की ओर यहाँ पर है मेरठ, जिसका हम 1857 की क्रांति में काफ़ी जिक्र करते हैं। तो ये तीन एक साथ में आपको मार्क हो जाएंगी, मेरठ, मथुरा और उसके नीचे कन्नौज। तो ये हो गई तीन जगह। फिर उसके बाद में इसी उत्तर प्रदेश में आगे जाके वाराणसी के पास में एक जगह है कौशाम्बी। तो ये एक कौशाम्बी। तो आपको उत्तर प्रदेश में चार जगह मिल गई। सबसे ऊपर मेरठ। मेरठ तो आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि 1857 वाले चैप्टर में इसका काफी जिक्र होगा। मेरठ, फिर उसके ठीक नीचे की ओर मथुरा। तो ये एम से स्टार होने वाले तो एक लाइन में आ गए यहां पर। और फिर उसके बाद में कन्नौज और कौशाम्बी, ये ऐसे एक लाइन में आ गए। तो आपको याद रखना है मेरठ, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, के। तो मेरठ, मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी। इसके अलावा हरियाणा की साइड में केवल एक प्लेस है और वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ही है इधर की ओर, वो है टोपरा, जो आपको यहां मिलेंगी। गुजरात में भी केवल एक प्लेस है जिसका नाम है भृगु कच्छर।
या फिर भरुआ कच्छ, इसको कई जगह पर भृगु बोला गया है, कई जगह पर भरुआ कच्छ बोला गया है। तो ये एक जगह है भरुआ कच्छ, तो ये गुजरात के अंदर है, बाकी सब आपको यूपी में मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश जहां पर वकाटकास थे वहां पर एक जगह है सांची, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सांची स्तूपा। तो आपको ये प्लेस तो वैसे भी याद आ जाएगी सांची, और सांची के लिए हमेशा याद रखना ये एमपी के बीचों बीच के अंदर है। तो आप कभी भी एमपी को डिवाइड करोगे ना तो उसके एकदम सेंटर में आपको सांची मिलेगा, तो सांची आप डायरेक्टली याद रखना। फिर ये जो चोलास चेरास पांड्यास आपने पढ़े थे ना, यहां पर एक इकलौती जगह है जिसका नाम है पुहाड़। ये पुहाड़ यहां पर चोलास चेरास पांड्यास वाले रीजन में आपको मिलेगा, कोस्टल है पुहाड़ ये। तो बस इतना सा याद रखना है, साउथ में केवल एक पुहाड़, बाकी सारे के सारे यहां पर, जिसमें मध्य प्रदेश का सांची आप याद रखते हो, मेरठ मथुरा आपको याद है, कन्नौज कौशाम्बी। गुजरात में इकलौती एक जगह है भृगु कच्छ, और हरियाणा में एक है टोपरा। तो ये हो गई अपनी सारी प्लेसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स। उस टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स बसे और कौन कौन से मेजर टाउन्स थे। ये जो ऊपर वाला मैप था, ये मैप बेसिकली अशोका के इंस्क्रिप्शंस को फोकस करते हुए था। अब हम अशोका की बात नहीं कर रहे, इन जनरल जितने भी टाउन्स थे उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। आप ये जानते हो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कुषाण डायनेस्टी का रूल था, गुजरात की ओर शाकाज का था। अब ये जो डायनेस्टीज है ना, शाकाज हुए या सतावानाज, ये बहुत सारी डायनेस्टीज तो ऐसी है जो ओरिजिन से इंडियन नहीं है, ये सेंट्रल एशिया की कोई डायनेस्टी हुआ करती थी, बाद में इंडिया की और आकर इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। इसलिए कई बार तो हम इनको मलिच्छ भी कहते हैं, बिकॉज वो इंडिया के ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए वन ऑर्डर में फिट नहीं होते। वाई? बिकॉज दे वर फॉरेनर्स। लेकिन ये इनका नाम तो हम मेंशन करेंगे बिकॉज इंडिया में उनका रूल तो था ही। तो इधर की ओर हो गए कुशानास, इधर हो गए शाकास, सतावाहनास, वकाटकास और गुप्तास, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, पुहार आप ऑलरेडी नीचे की ओर जानते हो, भरुआ कच्छ हमने ऑलरेडी देख लिया। अब कुछ नाम बचे जो आपको और कवर करना है। मेरठ और मथुरा आप जानने लग गए, कन्नौज आपको पता है। अब ये जो हमने यहां पर पढ़ा था कौशाम्बी, उसी के जस्ट पास में जगह है वाराणसी। वाराणसी के बारे में भी आप ये याद रखना, ये यूपी का जो एरिया है ना, ये जो इस प्रकार ये नीचे की ओर जहां पर कट लगता है, ये इस जगह पर वाराणसी है, यहां पर एकदम नीचे। वाराणसी इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स है, तो ये वाराणसी हो गया। और एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर ही श्रावस्ती, जो बुद्धिज्म के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। तो ये श्रावस्ती और वाराणसी, ये दो नाम हमने और ऐड किए। बाकी केवल बिहार, बिहार का जिक्र अब होगा। और बिहार में भी दो जगह है, एक है राजगीर जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, और ऊपर की ओर जहां पर आपने मगध पढ़ा था ना, अब वो जगह हो गई वैशाली। जहां पर मगध था अब वहां पर है वैशाली और राजगीर। राजगीर आप ऑलरेडी जानते हो, वैशाली ऊपर एक नाम और आ गया। पुहार आप ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं। और यहां मध्य प्रदेश में जहां आपने सांची पढ़ा था, वहां से कुछ ही दूरी पर है विदिशा, तकरीबन सेंटर ही है विदिशा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ज्यादातर जगह ऑलरेडी आपने पढ़ी है, नई कौन सी है? बिहार की वैशाली और यहां पर विदिशा। वी वाले नए आ गए, बाकी सब मोस्टली वही है। और इसमें से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं खास पूछने को। ज्यादा से ज्यादा वैशाली आपको पूछा जा सकता है या फिर वाराणसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपका मैप हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इन द लाइन, वो है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। उस वक्त कौन कौन सी मेजर बुद्धिस्ट साइट्स थी जहां पर बुद्धिज्म से जुड़ा गया। अब यहां पर आप ये लिस्ट देखेंगे ना, तो इस लिस्ट में ऑलरेडी आपको सारी जगह मेंशन की हुई है। जैसे कि एक जगह है श्रावस्ती, जो अभी हमने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर यहां आती है। फिर उसके बाद में 4 प्लेसेस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सब बुद्धा से जुड़ी हुई है। बुद्धा के लाइफ टाइम से जुड़ी हुई 4 प्लेसेस, ये आपको बुक में भी दिया गया है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर या कुशीनगरा। अब ये क्या है? लुम्बिनी वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और ये लुम्बिनी आज की तारीख में इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में है। तो ठीक उत्तर प्रदेश से यहां ऊपर की ओर जहां नेपाल स्टार्ट होता है, यहां पर है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी आजकल तो नेपाल में गया। अब उसके बाद में है सारनाथ, वो जगह जहां पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। तो ये जगह है यहां पर। अभी आपने जहां पर बनारस पढ़ा था, वहीं पे कुछ ही दूरी पर आप सारनाथ मार्क कर सकते हैं। ये बनारस के पास में ही है, वाराणसी के पास में ही है। तो ये जगह हो गई सारनाथ। तो 2 जगह तो हो गई ये वाली,
एक तो इधर की ओर लुम्बिनी, इधर की ओर सारनाथ, ये एक लाइन में है, ध्यान रखना, लुम्बिनी और सारनाथ। और इन्हीं के साथ में ट्रायंगल बनाती हुई जो जगह है वो है कुशीनगर। कुशीनगर वो जगह है जहां पर बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी बुद्धा ने अपने प्राण त्यागे थे, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। तो ये 3 जगह तो उत्तर प्रदेश में ही है। बुद्धा का जीवन ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में ही रहा था। सिर्फ एक ऐसी प्लेस है बोध गया, जो यहाँ बिहार की ओर पड़ती है। ये वो जगह है जहां पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो बोध गया है, जहां पर उनको बोध हुआ यानी एनलाइटनमेंट मिला, वो यहां बिहार में है। बाकी सारी की सारी प्लेसेस उत्तर प्रदेश में है। तो केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ये बुद्धा की लाइफ टाइम को बताता है। अब इसको कैसे देखना है आपको, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया और यहां से कुशीनगर और ये, तो ये एक प्रकार का ऐसा कुछ फॉर्म करता है डिजाइन। ओके, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर, ये बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुई प्लेसेस हो गई। फिर इसके अलावा सांची, जो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में कहीं पड़ता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जगह है बारहट, इसका भी उस चैप्टर में जिक्र किया गया है। ये बारहट भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो सांची और बारहट। फिर इसके अलावा 2 प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, और एक है अमरावती जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर कोस्ट से थोड़ी सी दूरी पर यह है अमरावती। ये अमरावती का आपको ध्यान हो तो यहां पर हमें एक स्तूपा मिला था जो शायद सांची के स्तूपा से भी ज़्यादा बड़ा और मैग्निफिसेंट था। लेकिन जब हमें ये डिस्कवर हुआ उस टाइम हम लोग इस स्तूपा की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए। तो अमरावती का स्तूपा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय सा होता चला गया, आज वो केवल रुइंस में है। लेकिन अमरावती के स्तूपा से हमने एक सीख ली प्रिजर्वेशन की, और हमने ये प्रिजर्वेशन सांची में किया। तो सांची का स्तूपा तो आज अपनी जगह पर खड़ा है, बट अमरावती वी लॉस्ट। तो ये अमरावती जिसका जिक्र आपकी बुक में काफी किया गया है, पूरे टॉपिक दिया गया है, ये अमरावती यहां पर है। और इस अमरावती की एग्जैक्ट लाइन के अंदर थोड़ी सी दूरी पर अरुणाचल प्रदेश के आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है नागार्जुना कोंडा। तो ये आपको 2 एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ओके, आंध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुना कोंडा, तो ये दोनों यहां पर हो गए। महाराष्ट्र में भी 2 साइट्स है, जिनमें से एक तो है अजंता, अजंता एंड एलोरा केव्स वाला आपने सुना होगा। ये अजंता यहां पर है, और थोड़ी सी दूरी पर है नासिक। तो अजंता और नासिक ये 2 साइट्स और है। ओके, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। नासिक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, आज की तारीख में भी हम उसे जानते हैं। अजंता बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, वो भी हम जानते हैं। सांची बीचों बीच में है, सांची के पास में बारहट। तो आप 5-6 बार इस मैप को देखेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। वैसे मैंने लिस्ट भी दे रखी है आपको, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, परिनिर्वाण उन्होंने कहाँ प्राप्त किया, इस प्रकार, और ये बाकी चीज़ आपको यहाँ पे, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब मेजर बुद्धिस्ट साइट्स के बाद में आ जाएंगे हम लोग विजयनगर एम्पायर के ऊपर। विजयनगर एम्पायर कैसा था, क्या था, उसकी मेजर टाउन्स कौन कौन सी है, यहाँ पर इसकी भी एक लिस्ट हमने दे रखी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे हमने कभी कहा था कि मेच्योर हड़प्पा की सारी साइट्स इस जगह पर थी, जितने भी महाजनपदास थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में सीमित थे, क्योंकि वो पॉपुलेशन जो यहां से छोड़कर निकली वो यहां पर चली गई थी। तो ये 2 जगह पर तो मैप्स थे। इसके अलावा अब आ गए हैं हम लोग साउथ इंडिया में, क्योंकि विजयनगर एक साउदर्न डायनेस्टी है, वहां पर ये पूरे के पूरे टाउन्स आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स रहा है, जिसके एक बड़े फेमस हुए थे कृष्णदेव राय। अब ये जो जगह है ना विजयनगर की, ये सारी की सारी आपको केवल साउथ तक सीमित है। इससे ऊपर विजयनगर की कोई साइट ही नहीं है, क्योंकि विजयनगर था ही यहां तक बसा हुआ। आपको बुक में दिया गया है कि विजयनगर के फ्रंटियर्स में एक और तो उड़ीसा के रूलर्स थे और एक तरफ डेक्कन के सुल्तान थे, या मैं आता ना गजपति रूलर्स, नरपति रूलर्स, अश्वपति रूलर्स, तो ये सारा का सारा एरिया ये वाला है, तो यहां तक सीमित है। अब इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये कर्नाटका। कर्नाटका वॉज द मेन सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो सारी साइट्स इंपॉर्टेंट वाली यहां पर ही है, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट तो है खुद विजयनगर, जो एक कैपिटल सिटी भी हुआ करता था, एक डायनेस्टी का नाम भी है और एक कैपिटल सिटी भी है। ये जो विजयनगर है ये यहां पर है कर्नाटका के अंदर। देखो कर्नाटका की ये 4 साइट्स है, एक तो खुद विजयनगर, विजयनगर से थोड़ी सी दूरी पर ऊपर की ओर है बीजापुर, और यहां पर है बिदार, बी और बी से। ओके, तो बीजापुर और बिदार
ये बिदार हो गया, ये बीजापुर हो गया। इसके अलावा नीचे की और भी दो बड़ी साइट्स है, एक है कोलार और एक है मैसूर। आज की तारीख में मैसूर एक बड़ा सिटी है, आपको ऑलरेडी नोन होगा, बेंगलोर से कुछ दूरी पर है ये। तो यहाँ विजयनगर की ही लाइन में नीचे की ओर पड़ता है मैसूर, और यहाँ जहाँ पर इसका कोना है, कट है, यहाँ पर पड़ता है कोलार, और जो ऊपर वाला कट है वहाँ पर पड़ता है बिदार। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर बिदार पूछ रहा है तो ये यहाँ पर ऊपर की ओर मिलेगा आपको, है ना। इनमें आप देखोगे तो अगर अल्फाबेटिकली भी देखें ना तो ये पहले आता है BID, बिदार सबसे ऊपर, फिर उसके बाद में आ जाता है बीजापुर। तो ये जगह हो गई बिदार ऊपर वाले कट में, फिर उसके बाद में बीजापुर, विजयनगर, कोलार इधर वाले कट में, और मैसूर नीचे वाले कट में। तो ये जो जगह है जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, यहाँ मैसूर, इधर खत्म हो रहा है, वहाँ कोलार, इधर की ओर बिदार, इधर की ओर बीच में जहाँ पर बॉर्डर है विजयनगर, और बस एक बीजापुर है जो यहाँ बीच में है। तो ये इलाके हो गए इसके। अब इस एरिया के, कर्नाटका के जस्ट बगल वाला एरिया है यहाँ पर तमिलनाडु। इस तमिलनाडु में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, और वो कौन सी है, कांचीपुरम, थंजावुर और तिरुनेलवेली। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये कांचीपुरम जो है ये यहाँ पर है, कोस्ट के पास में ये जगह कांचीपुरम, साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस जगह जो है ये कांचीपुरम यहाँ पर है। फिर उसके बाद में उससे नीचे की ओर है थंजावुर, और उससे नीचे की ओर है तिरुनेलवेली। तो ये KTT ये वाली जो जगह है, ये तीनों एक लाइन में फॉल करती है। इधर से आप चलेंगे कांचीपुरम से थंजावुर, थंजावुर से तिरुनेलवेली, तो ये तीनों जगह एक लाइन के अंदर आती है तमिलनाडु के अंदर। और जो ऊपर वाला इलाका है आंध्र प्रदेश का, वहां पर केवल एक है जिसका नाम है चंद्रगिरी, ये चंद्रगिरी यहाँ पे रहा। और एक जगह है वो है गोलकोंडा। आपको याद हो तो विजयनगर का जो फाइनल युद्ध हुआ था उसके अंदर एक पार्टी ये गोलकोंडा की थी। तो ये गोलकोंडा यहाँ पर तेलंगाना में आ गया, पहले अरुणाचल इसका आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, अभी ये वहाँ पर हो गया। तो गोलकोंडा यहाँ पर तेलंगाना में, फिर यहाँ पर एक है चंद्रगिरी जो आंध्र के अंदर पड़ रहा है, ये तेलंगाना के अंदर। और इधर तो तीन लाइन, तो एक में कांचीपुरम, थंजावुर, तिरुनेलवेली, और बस बची एक और साइट जो यहाँ पर केरला वाले इलाके में है। इसका नाम हुआ करता था किलोन। अब ये किलोन है, आज की तारीख में इसका नाम बदलकर कोल्लम हो गया है, आज ये कोल्लम नाम का एक टाउन है, तो वो यहाँ पर है। बाकी सारी की सारी साइट्स ये रही। तो आप याद रख लेंगे इसको, बिदार, बीजापुर, विजयनगर, फिर कोलार और इधर मैसूर, और इसके अंदर तीन, कांचीपुरम, थंजावुर, तिरुनेलवेली। केरला की एक ही है कोल्लम जिसका नाम किलोन था। आंध्र प्रदेश में चंद्रगिरी, ऊपर गोलकोंडा। ये सारी की सारी साइट्स हो गई विजयनगर की इंपॉर्टेंट साइट्स। नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। ये मैप है जहां पर हमने बाबर, अकबर और औरंगजेब के टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो बताई हुई है। अब वैसे तो इसको अलग अलग बताया हुआ है कि बाबर के टाइम को ब्लॉक से बताया इन्होंने, अकबर को एक स्टार साइन से बताया हुआ है, और औरंगजेब का एक राउंड से है। बट आपको इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस ये जगह ध्यान में रख लेना। इनमें से कुछ जगह तो आपको ऑलरेडी आती होगी, जैसे कि दिल्ली। आप जानते होंगे बाबर, अकबर, औरंगजेब का मतलब बेसिकली हम लोग मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर से हुई, फिर हुमायूं के बाद में अकबर, और फिर ये क्रम आगे से आगे चलता गया। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब तक हम लोग आए। और औरंगजेब के बाद में हम इसका कोई ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं देखते, बिकॉज औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल रूलर्स थे दे वर वेरी मच लेस इन पावर, उनकी ज़्यादा ताकत नहीं थी, उन्होंने एक्सपेंशन नहीं कर पाए। तो औरंगजेब तक मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑलरेडी मुगल्स का हो चुका था। उसके बाद में तो जो लोकल लॉर्ड्स हुआ करते थे वो टेरिटरीज मुगल एम्पायर से अलग करते चले गए। तो मुगल एम्पायर तो यहाँ से टूटना शुरू हो गया औरंगजेब के बाद से। तो पीक यहाँ पर था, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अब इसमें से दिल्ली, आपको मालूम ही होगा लाल किला मुगलों की सीट है, तो ये दिल्ली। और दिल्ली से थोड़ी सी दूरी के ऊपर हरियाणा में पड़ता है पानीपत। ये आप वैसे भी याद सकते हैं, हरियाणा पानीपत बहुत फेमस जगह है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है आगरा, जो ताजमहल के लिए जाना जाता है, बिकॉज खुद मुगल्स ने, शाहजहां ने वहाँ पे ताजमहल बिल्ड किया था। तो ये जगह तो यहाँ पर आनी ही है। तो पानीपत, दिल्ली और आगरा। पानीपत हरियाणा में हो गया, पास पास में है, लेकिन पानीपत हरियाणा, दिल्ली सेंटर, और फिर उत्तर प्रदेश में नीचे की ओर आगरा, ये हो गई। फिर उसके अलावा एक जगह है लाहौर, बिकॉज अकबर ने काफ़ी वक्त तक लाहौर में भी स्टे किया था, उसको अपनी कैपिटल बनाया था, तो लाहौर भी एक सीट हो गई। और उसके अलावा केवल दो और है राजस्थान की। राजस्थान की ये दो जगह है, आमेर
और अजमेर, ये जो आमेर है बेसिकली ये जयपुरी है। जयपुर के आउटस्कर्ट्स पर आमेर नाम का एक किला बना हुआ है। अगर आप कभी घूमने गए हो तो बहुत अच्छी प्लेस है ये। तो ये जो आमेर है ये यहाँ पर, और कुछ दूरी पर अजमेर। अजमेर का भी नाम इसलिए आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी जो बहुत फेमस थी, जहाँ पर अकबर बहुत बार जा चुका है। तो यहाँ पर अजमेर एक हो गया, और एक हो गया आमेर। आमेर के जो राजा थे उनका नाम कभी भारमल कच्छावा, उनकी बेटी थी जोधाबाई जिससे अकबर की शादी हुई थी। तो उन्होंने अकबर की सोवरेनिटी को स्वीकार किया था। वैसे तो एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी था, लेकिन उन्होंने अकबर की सोवरेनिटी में रहना स्वीकार किया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवाई। तो ये हो गया वो आमेर, और इधर हो गया अजमेर। तो आमेर नाहरगढ़ के किले यहाँ पर है, और ये अजमेर हो गया, और बाकी ये प्लेसेस तो हैं ही है। इसके अलावा अगर कोई प्लेस है तो वो एक गोवा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो आप वैसे भी अगर पूछे तो आप मार्क कर सकते हो, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई टेरिटरीज। फिर इसके बाद में अपन आते हैं टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, विद्रोह हुआ। ये पहले म्यूटिनी के तौर पर शुरू हुआ, इसमें केवल सैनिक थे, और देखते देखते म्यूटिनी से ये बन गया एक रिवोल्ट जिसमें आम लोग भी शामिल हो गए। तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश का रूल इंडिया में कहाँ कहाँ पर कायम था, वो ये जगह सारी यहाँ पर बताई गई है, जो बड़ी इजीली आप देख सकते हैं। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जब इंडिया में 1857 के टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। 1857 से पहले तक हम कहते हैं इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, लेकिन उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली इसको कह देते हैं कि ब्रिटिश क्राउन का रूल था। बिकॉज 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर्स छीन लिए गए और वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए, यानी वहाँ की महारानी के अंडर इंडिया को आगे के लिए रूल किया जाने लगा। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक थी। ये वो सारे इलाके हैं जहाँ पर इनका कंट्रोल था। अब ये कौन कौन से इलाके हैं? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमेशा न्यूज़ में रहने वाला इलाका है, आज भी उस वक्त भी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है अवध, बिकॉज अवध ही वो जगह है जहाँ पर इस रिवोल्ट की शुरुआत मानी जाती है, और सबसे लंबे टाइम तक भी अवध में ही ये रेबेलियन चलता रहा था। आपने अवध का ऑलरेडी बुक में बहुत डिटेल में डिस्कशन पढ़ा होगा आपने। अवध के बाद में जो दो इंपॉर्टेंट जगह आती है वो है लखनऊ, और यहाँ पर है इलाहाबाद। लखनऊ इंपॉर्टेंट है, आपने वाजिद अली शाह के केस में ये सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो अवध, और अवध से थोड़ी सी दूरी पर इधर लखनऊ, और फिर उसके बाद में बनारस यानी वाराणसी, ये ऑलरेडी आपको पता है। इधर की ओर है इलाहाबाद, ये भी आप जानते होंगे, जहाँ पर हम लोग आज भी लोग वहाँ पे इलाहाबाद जाते हैं कुंभ के लिए, और वो सारी जगह त्रिवेणी संगम। तो ये इलाहाबाद और बनारस ये तो पास पास में ही है दोनों जगह। और आपको बनारस पता है तो इलाहाबाद भी पता ही होगा। याद रखना है सिर्फ अवध को और लखनऊ को। फिर इसके बाद में मतलब आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये यूपी वाला इलाका, जिसका नाम उस वक्त भी यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस था, अभी उत्तर प्रदेश है, उस वक्त इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, और यूनाइटेड प्रोविंस से पहले इसको अवध का क्षेत्र कहा जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर अवध हो गया। इसके अलावा है बिहार। बिहार के अंदर तकरीबन बिहार का पटना का ये इलाका भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था। फिर उसके आगे बंगाल, ऑब्वियसली ये तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था ही, बिकॉज वो पहली जगह जहां पर इन्होंने रेवेन्यू राइट्स परचेज किए थे वो ब्रिटिश की जगह बंगाल थी। बंगाल वो पहली जगह है जो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ली थी, और बंगाल के बाद में फिर वो यहाँ पर आ गए थे महाराष्ट्र वाले इलाके में, डेक्कन में। तो बंगाल तो पहली जगह है, तो बंगाल तो बताना जरूरी है। बंगाल में यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर अंदर की ओर है वो है कलकत्ता। ये हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश के रूल में ना ये दो जगह और आया करती थी। ये जगह आज की तारीख में तो फिलहाल बांग्लादेश में है, जिस तो एक तो है डक्का या फिर ढाका, जिसे आज हम ढाका कहते हैं, और एक जगह है चित्तागोंग, जहां पर एक रेबेलियन हुआ था जिसको लेकर एक बॉलीवुड में मूवी भी बनी थी। तो ये ढाका और चित्तागोंग ये दो जगह है जो अभी बांग्लादेश में चली गई, डीसी। इसके अलावा बंगाल, कलकत्ता आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के ये कुछ इलाके आप जानते हैं। फिर इसके अलावा गुजरात, तो गुजरात का सूरत जो एक बड़ा ट्रेडिंग के लिए इनको इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करता था, तो एक तो हो गया सूरत। फिर इधर की ओर है बेरार, और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉम्बे। आप एक बॉम्बे को याद रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज बंगाल के बाद में इनके लिए मेजर फोकस बॉम्बे था। उस वक्त इसका नाम मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करता था, तो ये हो गया बॉम्बे।
इसके अलावा पंजाब, इस पर भी काफ़ी हद तक ब्रिटिश का कंट्रोल था, सिंध वाले इलाके में भी था। और आ जाते हैं हम लोग साउथ में, तो यहाँ पर दो जगह है, एक तो है मद्रास प्रेसिडेंसी, वो ये रही, और मद्रास में यहाँ पर यह फोर्ट सेंट डेविड, जहाँ पर उन्होंने अपनी मिलिट्री को स्टेशन किया हुआ था, और ये वो जगह है फोर्ट सेंट डेविड और मद्रास। और यहाँ पर एक है मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो ये वो सारी जगह हो गई बेसिकली जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी 1857 के टाइम। जगह की बात करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का अवध, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस याद रखना है। बाकी बिहार है, बंगाल है, वो ढाका, चित्तागोंग है, और इधर बॉम्बे, सूरत है, और एक मसूलीपट्टनम और मद्रास है। तो ये वो इलाके हो गए जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑब्वियसली 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति के दौरान कौन कौन सी जगह थी जो मेजर सेंटर थी, जहां से रिवोल्ट को एक प्रकार से चलाया जा रहा था, मैनेज किया जा रहा था, तो वो सारी जगह है। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 1857 का रिवोल्ट ये अवध के क्षेत्र में सबसे पावरफुल था इस इलाके में, बाकी कहीं पर नहीं है। साउथ में 1857 का कोई ज्यादा रोल नहीं था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, आपने पिछले मैप में एक चीज नोटिस करी होगी, राजस्थान कभी ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आया, और ना ही राजस्थान का आप कहीं ब्रिटिश के टाइम जिक्र पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज उस वक्त पहली बात तो राजस्थान का नाम राजस्थान नहीं होता था, इस क्षेत्र को कहा जाता था राजपुताना। इसको राजपुताना कहते थे बिकॉज ज्यादातर राजपूती रूलर्स का रूल था, और ये क्षेत्र राजस्थान का कभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं था। कुछ छोटे मोटे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा राजस्थान एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करता था, ये कभी ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था। वो तो एक अंग्रेज ही थे, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजपुताना को बाद में नाम दे दिया था राजस्थान। तो उनको छोड़ दे तो ये राजस्थान वाला इलाका आपको कहीं पर भी ब्रिटिश में नहीं मिलेगा, ना 1857 के रिवोल्ट में आपको इसका कोई योगदान मिलेगा। ओके, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी मेजर सेंटर है, अब ये चीज आप जानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट प्राइमरीली इतनी सी जगह पर ही था, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी आपको कुछ याद ही नहीं रखना, अवध ऑलरेडी आप जानते हो, अवध के जस्ट नीचे की ओर लखनऊ आपने ऑलरेडी पढ़ा था, और लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से थोड़ी दूरी पर आपको कानपुर और ऐड कर लेना है। वाई? बिकॉज नवाब वाजिद अली शाह की कहानी आपको पता है, लखनऊ से कानपुर ले जाया गया, तो ये लखनऊ और लखनऊ के नीचे कानपुर, ये जगह आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दो जगह और आप देख सकते हो, एक है इसमें से बनारस यानी वाराणसी, जो ऑलरेडी हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं, और एक जगह है आजमगढ़। वाई? बिकॉज हमें एक प्रोक्लेमेशन मिला था, द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। हमें देखो, इश्तहार और प्रोक्लेमेशन यही तो 2-3 शोर्स है जिससे हमें 1857 के रिवोल्ट की जानकारी मिलती है इंडियन साइड की। तो वो जगह आजमगढ़ उनमें से एक थी जो प्रोक्लेमेशन के लिए जाना जाता है। तो ये आजमगढ़ यहाँ पर है, आज भी यहीं पर है आजमगढ़। तो ये आजमगढ़ और बनारस। फिर इसके अलावा अवध, लखनऊ, कानपुर, और इसकी शुरुआत जहाँ पर हुई थी मेरठ की छावनी, जहाँ पर मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश अपने कैप्टन की हत्या कर दी थी, एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी, जिसके बाद से फिर ये रिवोल्ट आगे की ओर चलता गया। फिर इसके अलावा मेरठ से भागकर ये सबसे पहले दिल्ली गए थे बहादुर शाह जफर को ऐड करने के लिए, तो ये दिल्ली है ही है। फिर इसके अलावा आगरा, तो ये जगह हो गई। अब इसमें आप लोग एक जगह का नाम भी पढ़ेंगे, वो है झांसी, बिकॉज झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी लीडरशिप प्रोवाइड की थी 1857 के रिवोल्ट में। वो लक्ष्मीबाई वाला झांसी है ना, वो यहाँ पर है। ये जो झांसी है ना, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है ना। अब ये आप देखेंगे ना, तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, ये कुछ ऐसे चल रहा है, और यहाँ पर जाकर मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो बीच वाला है, ये जो कट पड़ रहा है ना यहाँ पर, ये वाली जगह, ये जगह ही झांसी है। ओके, तो ये बेसिकली कौन सी जगह है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ये जो नीचे वाला कट है, इस कट के अंदर बीच में तीसरी जगह पर आप झांसी को मार्क कर देंगे उत्तर प्रदेश की साइड। तो ये हो गया झांसी। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या है? दो जगह है, एक तो है ग्वालियर और एक है जबलपुर। ये दो जगह आपको और याद रखनी पड़ेंगी, ये मध्य प्रदेश में। अभी वैसे भी ये तो इंपॉर्टेंट जगह है, जबलपुर और ग्वालियर आप जानते ही होंगे, नहीं तो आज इसको देख लेना। कलकत्ता, वाई? बिकॉज ऑलरेडी ब्रिटिश कंट्रोल में था, तो यहाँ पर भी रिवोल्ट का कुछ असर देखने को मिला था। तो ये सारी जगह हो गई। तो याद क्या रखना है? मेरठ, अवध, लखनऊ, कानपुर, बनारस और आजमगढ़ बिकॉज ऑफ द प्रोक्लेमेशन। ये तो हो गया यूपी कवर। इधर की ओर केवल एक कलकत्ता, और इधर की ओर ग्वालियर, जबलपुर, और इधर स्कट के अंदर झांसी, बाकी आगरा, दिल्ली।
3-4 बार इस मैप को गौर से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। बेसिकली हम यहाँ पर महात्मा गांधी वाले चैप्टर की बात करेंगे। नेशनल मूवमेंट जब इंडिया में हुआ तो नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर हीरो बेसिकली महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी वाले चैप्टर में किन किन जगहों का जिक्र हुआ है वो सारी देख लेते हैं। अब महात्मा गांधी कौन से इलाके से बिलोंग करते थे? गुजरात, जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो ऑब्वियसली गुजरात तो प्राइम फोकस रहने वाला है। तो ये तो हो गई गुजरात की प्लेसेस। ओके, अब गुजरात के अंदर कौन कौन सी जगह है वो आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले अहमदाबाद, सबसे बड़ा सिटी टाउन अहमदाबाद। अहमदाबाद की लोकेशन आपको याद रखना बहुत आसान है। आप गुजरात को देखो रे, एकदम सेंटर में चले जाओ। जैसे मध्य प्रदेश के सेंटर में सांची, उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पर आप चलते जाओ, फिर आपको ना लाइन में चलते जाना है। खेड़ा, बरदोली, दांडी, बस खत्म। इतनी सी 3 ही जगह है। अहमदाबाद के बाद में खेड़ा, जहां पर उन्होंने एक सत्याग्रह किया था। फिर उसके बाद में बरदोली सत्याग्रह है। फिर उसके बाद में दांडी, जहां पर सॉल्ट मार्च के लिए गए थे। तो ये वो जगह हो गई। अब दांडी आप जानते हैं बिकॉज वहां पे सॉल्ट मार्च के लिए गए, तो ये जगह तो कोस्टल टाउन हुई ना, क्योंकि वहां पे समुद्र का किनारा होना चाहिए, तभी तो वहां पे जाएंगे। तो दांडी मार्च, ये कोस्टल इलाका हो गया। ओके, तो ये हो गया दांडी। बरदोली सत्याग्रह, खेड़ा। इसके अलावा और आपको कौन से सत्याग्रह पता है गांधी के? सबसे पहला वाला चंपारण, और हमेशा नाम आता है चंपारण बिहार, चंपारण बिहार। तो ये हो गया। राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति जो गांधी से मिला, उनको अपने साथ बिहार ले गया, चंपारण, जहाँ पर उन्होंने इंडिगो वर्कर्स के लिए एक सत्याग्रह किया। ये गांधी का पहला रीजनल सत्याग्रह था। तो ये वो जगह हो गई चंपारण बिहार। ओके, तो ये हो गई चंपारण। चंपारण का नाम आपको पता हो तो लगान मूवी में भी आमिर खान वाली जो मूवी है वो भी चंपारण पर बेस्ड बताई जाती है, जहाँ पे ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था। ये वही जगह है चंपारण बिहार, जहाँ पर सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को जलाकर मार दिया गया था एंग्री क्राउड के द्वारा, मॉब के द्वारा। वो जगह यहाँ पर है चौरी चौरा। कहाँ पर याद रखना आपको? बनारस तो आपको याद है, इतनी बार आप पढ़ चुके। बनारस और वाराणसी सेम है। इस बनारस के ठीक ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश में चलता है ना, तो वहां पर आता है चौरी चौरा, जहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। तो ये हो गया चौरी चौरा, और उसके ठीक नीचे बनारस, बिहार में चंपारण। इसके अलावा अहमदाबाद तो सेंटर में आता है। उसके बाद में एक लाइन में है KBD, खेड़ा, बरदोली, दांडी, ये जगह। बॉम्बे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बॉम्बे वैसे भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस वक्त तो बॉम्बे एक प्रकार से कैपिटल की तरह चल रहा था। वाई? बिकॉज यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी का, उस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स का। तो ये बॉम्बे है। यहाँ से क्विट इंडिया रेजोल्यूशन लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, ये वो जगह हो गई। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह है? तो एक जगह है कराची, जो आप जानते हैं पाकिस्तान पोर्ट, तो ये कराची। और इसके अलावा लाहौर और अमृतसर। वाई? बिकॉज आपने देखा होगा रॉलेट सत्याग्रह के टाइम ये जगह अमृतसर काफ़ी फेमस हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये सब अमृतसर ही है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, तो अमृतसर और लाहौर एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है। इनफैक्ट हार्डली 25-20 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। इंडिया में अगर आप अमृतसर जाते हैं वाघा बॉर्डर, तो वाघा बॉर्डर से एक गेट से एक सड़क आगे की ओर बढ़ती है, जो नियरली 25 किलोमीटर्स बाद में लाहौर में एंटर हो जाती है। तो ये लाहौर अमृतसर तो एक दूसरे के बिल्कुल पास में, कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो ये हमेशा एक लाइन में बताओगे, अमृतसर और लाहौर। फ़र्क इतना सा है कि अमृतसर इंडिया वाला पंजाब है और लाहौर उधर की ओर पाकिस्तान का पंजाब है। तो अमृतसर, लाहौर, चौरी चौरा और बाकी ये सारी की सारी जगह, बस ये जगह है। ये अपना एक और मैप कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अपनी सारी मैप एंट्रीज होती है। इतनी मैप एंट्रीज थी जो आपको यहाँ पर दी गई, वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको क्या करना है, इस मैप को बार बार देखना, इस वीडियो को बार बार देखना। मैंने आपको जैसे याद रखने के लिए कुछ हिंट्स दिए, आप उन हिंट्स को बार बार सुनना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहो तो उनको देखते रहना। और एग्जाम से पहले इस वीडियो को 1-2 बार गौर से देखना, आपका मैप क्लियर हो जाएगा। यही सारे मैप एंट्रीज पूछी जा सकती है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।